नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती 2025 के रिजल्ट के बाद में जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है, उसके अनुसार अलग-अलग कैटेगरी में किस रैंक तक चांसेस हैं फाइनल सिलेक्शन के। साथ ही साथ जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसकी वजह से किस शिफ्ट में मार्क्स बढ़े हैं, किस में घटे हैं, क्या उसका इफेक्ट रहा है। साथ के साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है कब तक शेड्यूल जारी होने की उम्मीद है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान की सभी भर्तियों से रिलेटेड सारी अपडेट सबसे पहले इस चैनल पर आपको मिलती है और कंप्लीट एनालिसिस भर्तियों का इस चैनल पर आपको देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट जारी हुआ है, इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा है कि 6 पारियों में हम हर एक पारी से 9-9 हजार कैंडिडेट को लगभग ले रहे हैं। टोटल वैकेंसी होगी 53,000 54,000 के आसपास। तो हर शिफ्ट में से 9,000 कैंडिडेट्स को इनको लेना था और उसी के तहत इन्होंने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई, अपना फॉर्मूला अपनाया कि हर शिफ्ट में से 9,000 कैंडिडेट्स को इनको लेना है। पेपर का लेवल कई शिफ्ट में इजी था, कई में थोड़ा सा उनसे डिफरेंट था, टफ था। तो उसी का इफेक्ट देखने को मिला कि बहुत सारी शिफ्ट्स में कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं वो काफी 8-10 मार्क्स तक कम हुए हैं, 8-9 मार्क्स तक कम हुए हैं। तो किसी कैटेगरी किसी शिफ्ट में जो है कुछ पॉइंट से लेकर के 3-4 मार्क्स तक बढ़े भी हैं। तो ये ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट देखने को मिला है, जहां आप देख सकते हैं कि जो पहली शिफ्ट है, पहली शिफ्ट में जो भी कैंडिडेट थे उनके लगभग 8 से 9 मार्क्स कम हुए हैं। 8 से 9 मार्क्स कम हुए क्योंकि इस पेपर को बोर्ड की नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के अनुसार इजी माना गया। सेकंड शिफ्ट में कैंडिडेट्स के मार्क्स है वो कुछ पॉइंट्स में इंक्रीज हुए हैं और इसमें एक क्वेश्चन डिलीट हुआ था, जबकि जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है इसमें 2 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ शिफ्ट में भी जिस शिफ्ट में ज्यादा क्वेश्चन डिलीट हुए उनमें कई कई शिफ्टों में जो है मार्क्स इंक्रीज भी हुए हैं। वो सब पेपर के लेवल और नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है बोर्ड का कि हर शिफ्ट में से इनको 9,000 कैंडिडेट लेने हैं और उनके 2 गुना कैंडिडेट को इन्होंने पास किया 18-18 हजार के हिसाब से। तो ये 2 गुना की लिस्ट आज जो है कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं टॉपर की। तो टॉपर में आप देख सकते हो जो नंबर रैंक 1 पर है, इसके रो मार्क्स 179.83 थे और ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है 184.42, यानी लगभग 5 मार्क्स का इंक्रीज हुआ और ईडब्ल्यूएस से ये कैंडिडेट है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो सेकंड रैंक पर जो कैंडिडेट है, सेकंड रैंक पर जो कैंडिडेट है उसके 190.96 मार्क्स थे और घट करके 184 हो गए। तो हो सकता है ये फर्स्ट शिफ्ट या फिर जो जिस शिफ्ट में मार्क्स कम हुए हैं उस शिफ्ट का कैंडिडेट था, जिसमें ओबीसी का ये कैंडिडेट रहा। अगर इसके मार्क्स कम नहीं होते नॉर्मलाइजेशन के कारण या जो ये शिफ्ट का डिफरेंस रहा है उसकी वजह से, तो टॉपर ही कैंडिडेट होता ओबीसी का कैंडिडेट। इसके बाद में भी आप देख सकते हो कि जो कैंडिडेट है जैसे कि ये थर्ड कैंडिडेट है, थर्ड रैंक पर, इसके मार्क्स में केवल मामूली सा इंक्रीज हुआ है। तो ये सेकंड शिफ्ट का कैंडिडेट है, सेकंड शिफ्ट में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिला, हालांकि इसमें एक क्वेश्चन डिलीट हुआ था। इसके बाद में आप फोर्थ नंबर कैंडिडेट के भी देख सकते हो 3 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है, तो इसकी शिफ्ट अलग रही होगी। इसके बाद में आप देख सकते हो पांचवा जो कैंडिडेट है उसके 183 से 184, यानी 1 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है लगभग। तो ये कैंडिडेट अलग शिफ्ट में रहा होगा। सिक्स्थ शिफ्ट में लगभग 5 मार्क्स, यानी जो फर्स्ट शिफ्ट और जो आपके जो फर्स्ट कैंडिडेट और जो सिक्स्थ कैंडिडेट है वो एक ही जो है कैटेगरी एक ही शिफ्ट में से थे। तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि पहले नंबर का जो कैंडिडेट है और जो छठे नंबर का कैंडिडेट है, इन दोनों के रो मार्क्स सेम है और जो इंक्रीज नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो बढ़कर के दोनों के बराबर हुए हैं। फिर भी इनकी रैंक देखिए, एक कैंडिडेट तो है एमबीसी में, दूसरा कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस में, दोनों ही रिजर्व कैटेगरी में है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है उसको रैंकिंग में ऊपर रखा गया है। तो हो सकता है कि एज के अकॉर्डिंग किया गया है या किसी अन्य कारण से किया गया है।
वो तो बोर्ड के अपने रूल है, वो ही जान सकते हैं। 7th कैंडिडेट के 186 से कम होकर के 184 2 मार्क्स कम हुए हैं, तो इसकी शिफ्ट अलग रही है। तो आप देख सकते हैं कि शुरू के 10 कैंडिडेट में ही अलग-अलग टाइप के कैंडिडेट देखने को मिले हैं, यानी अलग-अलग शिफ्ट के कैंडिडेट देखने को मिले हैं, जिनके मार्क्स या तो पॉइंट्स में बढ़े हैं या 8-8 मार्क्स तक कम भी हुए हैं। तो इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये लग सकता है कि उनके साथ एक तरीके से अन्याय हुआ है, क्योंकि 8-8 मार्क्स कम भी हुए हैं, तो पेपर के लेवल को इजी माना गया है बोर्ड के द्वारा इस प्रक्रिया में। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये तो 2 गुना की लिस्ट आ गई, लेकिन जो 1 गुना की लिस्ट आएगी, उसमें कैटेगरी वाइज कितने रैंक तक आप सेफ है फाइनल सिलेक्शन के लिए? तो दोस्तों अभी का जो रिजल्ट है, अभी का जो सिनारियो है कि सभी लोग डीवी कराएंगे, जो 2 गुना में आए हैं उसको कंसिडर करते हुए हम देखेंगे कि कहाँ तक रैंक जाएंगी। जबकि बहुत सारे कैंडिडेट टॉपर्स ऐसे भी हैं इसके अंदर 2 गुना में, जिन्होंने अलग-अलग भर्तियों में उनकी सिलेक्शन हो चुका है, तो वो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे या हो सकता है डीवी भी ना कराएं। तो वेटिंग लिस्ट जो है उनका जो है फिर आगे इसमें चांस बनेगा और ज्यादा रैंक तक वाले कैंडिडेट्स को भी मौका मिलेगा। तो उस स्थिति में जो हम यहाँ पर रैंक बता रहे हैं कैटेगरी वाइज, उससे ज्यादा रैंक वाले कैंडिडेट भी निराश ना हो सकता है उनको भी आगे जो इसमें वैकेंसी खाली रहेगी, डीवी नहीं होगा या जो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, तो उसके बाद वेटिंग में आपको मौका मिलेगा। तो दोस्तों अभी के हिसाब से 18,000 अनरिजर्व कैटेगरी के जनरल पद हैं, और इनमें भी जो मेल कैंडिडेट हैं यानी जो सामान्य सीटें जो हैं जिन पर केवल जिन पर ही मेल कैंडिडेट दावा कर सकते हैं, बाकी फीमेल के लिए अलग है। तो मेल कैंडिडेट वाली जो सीटें हैं वो 12,773 हैं, यानी सामान्य सीटें 12,773 हैं, जिन पर ही केवल जो है सभी जो मेल फीमेल दावा कर सकती है सभी कैटेगरी के, और बाकी जो सीटें हैं लगभग 3825 वो सामान्य महिला के लिए, जिन पर महिला ही दावा कर सकती है। तो जो जनरल कैटेगरी का मेल कैंडिडेट है वो केवल 12,773 के लिए ही संघर्ष कर रहा है। अगर 12,073 में उसका नंबर आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको जो है इंतजार करना पड़ेगा वेटिंग का। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 5,000 पद हैं, ओबीसी के 9275 पद है, हालांकि थोड़े कम है रिजर्वेशन के हिसाब से। एससी के 6950, एसटी के 12% के हिसाब से 5641, एमबीसी के 2418। तो अब दोस्तों इसका होगा क्या कि जो ए गुना की लिस्ट बनेगी उसमें जो डीवी होगा, तो ये जो 12,773 अनरिजर्व्ड या जनरल कह सकते हैं पद हैं, इनमें जब भरा जाएगा ए गुना के लिए, तो लगभग इसके आधे पद यानी 6,000 के आसपास 6,000 के आसपास तक कैंडिडेट जो है वो अदर जो कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ऑक्यूपाई करते हैं। लगभग हर भर्ती में ये मान के चलें 50 to 60% रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ऑक्यूपाई करते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है उनके पास 6,000 सीटों का इसमें मौका रहेगा, और बाकी ईडब्ल्यूएस के माध्यम से जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको फिर 5,000 अतिरिक्त ये पद और भी हैं। तो इस प्रकार से ये सारा सिनारियो रहेगा। तो अब कैटेगरी वाइज किस रैंक तक के जो कैंडिडेट हैं वो सेफ हैं एक गुना के लिए, तो यहाँ पर हमने पूरा एनालिसिस कर लिया है दोस्तों। जो जनरल कैंडिडेट है अनरिजर्व्ड यहाँ पर लिखा है, इसको आप जनरल लिख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी के लिए है ये, अनरिजर्व्ड के लिए नहीं है। जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है वो अगर 11,000 12,000 की रैंक के आसपास में है तो वो सेफ हैं, और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 25,000 रैंक तक जो जनरल कैटेगरी की फीमेल है वो सेफ हैं ए गुना की लिस्ट में आने के लिए। इसके बाद भी जब ज्वाइनिंग नहीं होगी और सीटें मतलब खाली रहेगी, वेटिंग रहेगी, तो 11 से लेकर के लगभग 13,000 तक की रैंक में भी जो कैंडिडेट हैं उनको अवसर मिलेगा, और हो सकता है उससे भी थोड़ा ज्यादा। ओबीसी में जो कैंडिडेट 28,000 मेल कैंडिडेट 28,000 की रैंक तक हैं अभी, वो एक गुना के लिए सेफ है अभी। फीमेल जिनकी 45,000 तक रैंक है वो सेफ है ओबीसी में। एमबीसी के अंतर्गत
दोस्तों जो 45,000 रैंक तक मेल कैंडिडेट सेफ हैं ए गुना में आने के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट जो 70,000 तक की रैंक में सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 35,000 रैंक तक मेल कैंडिडेट सेफ हैं एक गुना के लिए, और जो फीमेल कैंडिडेट है वो 55,000 रैंक तक ईडब्ल्यूएस में एक गुना में आने के लिए सेफ है। एससी की बात करें तो लगभग मेल कैंडिडेट 85,000 रैंक तक सेफ है, और इसके बाद में फीमेल कैंडिडेट जो एससी कैटेगरी की 1,20,000 रैंक तक एक गुना में आने के लिए अच्छे चांसेस हैं, सेफ है। एसटी की बात करें तो 95,000 मेल कैंडिडेट जो है रैंक में है, तो वो सेफ है। और अगर 1 लाख 1.5 लाख तक की रैंक तक एसटी कैटेगरी की महिला सेफ रैंक है ये एक गुना में आने के लिए। इसके बाद में भी दोस्तों नॉन ज्वाइनिंग के चलते या जो डीवी नहीं कराएंगे तो जो वेटिंग आएगी तो उसमें ये कट ऑफ और कम होगी। कट ऑफ कम होगी का मतलब ये है कि जैसे जनरल कैटेगरी में जो 12, 13, 14,000 तक की रैंक वाला कैंडिडेट भी होगा उसे भी अवसर मिलेगा, और इसी तरीके ओबीसी के अंदर लगभग 32-33,000 तक की रैंक वाले कैंडिडेट को भी मौका मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा कितनी वेटिंग आती है, कितनी सीटें खाली रहती है, कितने लोग डीवी नहीं करवाते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा पूरा कि सेफ रैंक क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ कितनी इंक्रीज कर सकती है ए गुना के लिए। तो दोस्तों बात करें जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है अभी 146 है। हम यहाँ पर केवल मेल कैंडिडेट की ही बात, जनरल कट ऑफ की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर जो जनरल कट ऑफ है हर एक कैटेगरी में, तो जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग आपकी जा सकती है 152 तक, 150 152 तक जा सकती है एक गुना की कट ऑफ। ठीक है, 150 152 तक जा सकती है आराम से, जनरल कैटेगरी कट ऑफ 152 तक जा सकती है। बात करते हैं दोस्तों एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ जो है बढ़ करके लगभग 130 तक जा सकती है एक गुना की कट ऑफ। इसके बाद में दोस्तों बात करें एसटी की, तो एसटी की कट ऑफ लगभग 125 तक जा सकती है बढ़ करके एक गुना के लिए। और दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं नीचे जो अदर कैटेगरीज रिमेनिंग रही है जनरल ईडब्ल्यूएस की और बाकी कैटेगरी की। जनरल ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो इसकी जनरल कट ऑफ बढ़ करके लगभग 137 के आसपास जा सकती है दोस्तों। वहीं बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ में काफी इंक्रीज देखने को मिल सकता है, लगभग 145-46 जो अभी जनरल कट ऑफ है इसके आसपास तक बढ़ सकती है, या इससे थोड़ी बहुत और भी ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन 145-46 हाईएस्ट जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। हालांकि ओबीसी के कैंडिडेट ज्यादा है, लेकिन 145-46 तक ही जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। एमबीसी की दोस्तों अगर बात करें ए गुना की, तो ए गुना की कट ऑफ अभी जो 132 से बढ़ करके लगभग आपकी जा सकती है 138 के आसपास। इसी तरीके से जो शहरिया है इनमें तो जो अप्लीकेबल होंगे उसके हिसाब से ही हो जाएगा, इनमें लगभग सारी हैं। अब दोस्तों ये ज्यादा से ज्यादा इतना इंक्रीज हो सकता है ए गुना की कट ऑफ में, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि इससे कम वालों का होगा, नहीं, इससे कम वालों को भी मौका मिलेगा। ये तो ज्यादा से ज्यादा हमने बताया आपको कि इतना इंक्रीज हो सकता है। इसके बाद में जो वेटिंग आएगी तो उसमें ये मान के चलें कि इससे भी कम अंकों में 146 से 152 के बीच में जो अंक वाले हैं उनको भी एक गुना में आने का मौका मिलेगा। इसी तरीके से एससी के अंदर 126 से 128 के बीच में 30 के बीच वालों को भी मौका मिलेगा। एसटी में 117 से 125 वालों को, या एसटी में तो और भी अ, कम जा सकती है समय, अगर सीटें खाली रहती है तो उस हिसाब से और भी 120 के आसपास भी आ सकती है वेटिंग में। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 131 से 37 के बीच वालों को भी एक गुना में आने का अच्छा अवसर मिलेगा। ओबीसी में भी 140 से 145 के बीच में आने वालों को अच्छा एक गुना में आने का मौका मिलेगा। इसी तरीके से एमबीसी में 132 से 138 के बीच वालों को भी मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये पूरा एनालिसिस है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, आपका क्या मानना है, कट ऑफ आपकी आपकी रैंक क्या है, और उसके हिसाब से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आपका जो रैंक है वो सेफ है कि नहीं है आपकी कैटेगरी। और रैंक नीचे कमेंट आप करते चलें, उसके हिसाब से आपको हम जवाब भी देने का प्रयास करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे की अपडेट के लिए। लेकिन उससे पहले एक जो महत्वपूर्ण अपडेट जो है बाकी रह गई थी,
वो ये थी कि डीवी के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये जो मेन चीज़ है वो बाकी रह गई थी, तो ये भी साथ के साथ डिस्कस कर ही लेते हैं दोस्तों। एक तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने अप्लाई किया था वो डाउनलोड कर लेना आप एसएसओ आईडी से और इसका प्रिंट आउट आपको चाहिए। इसके बाद में 2-2 कॉपी कर लेना हर एक डॉक्यूमेंट की। इसके बाद में परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है इसकी भी 2 कॉपी कर लेना। हाई स्कूल की जो 10वीं की अंक तालिका है, जो पहले प्रमाण पत्र और अंक तालिका अलग-अलग आती थी, अब एक साथ आती है 2010 के बाद से। तो जिनके पास प्रमाण पत्र और तालिका अलग-अलग है, तो वो अलग-अलग 2-2 कॉपी कर लें और एक में ही है तो 2 कॉपी इसकी कर लें। और इसके बाद में शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अन्य प्रमाण पत्र आप चाहें तो अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो है डिग्री भी लगा सकते हैं, ताकि प्रमोशन में आपको इसका बेनिफिट देखने को मिले। और इसके बाद में जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में आपने 10वीं की मार्कशीट जो मान्य है वो। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी ओबीसी एमबीसी के कैंडिडेट्स के लिए। निवास यानी मूल निवास आपका राजस्थान का जो है। आय प्रमाण पत्र जो है वो लागू है तो वो आपको लगाना है नॉन क्रीमिलियर और अदर बेनिफिट्स के लिए ईडब्ल्यूएस वगैरह में। दोस्तों ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र और दोस्तों निवास प्रमाण पत्र आपको जरूर से बनवा लेना चाहिए। ये जो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इसमें कुछ समय लगता है 7-8 दिन का, तो हो सकता है कि आप जो है इसको समय पर बनवा लें। इसके बाद में दोस्तों दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, भूतपूर्व सैनिक के का प्रमाण पत्र अगर लागू है तो। पहचान पत्र में आपके आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड में से कोई भी चलेगा। पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो आपको निकलवा लेनी है, कम से कम 4 तो चाहिए और ज्यादा भी आप निकलवा सकते हैं। और सभी दस्तावेज जो है उनकी ओरिजिनल जो कॉपी है वो भी आपको साथ के साथ कैरी करनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो शेड्यूल है वो कब तक आ सकता है दोस्तों, ये बड़ी भर्ती है। इसमें 1 लाख कैंडिडेट्स का 1,08,000 कैंडिडेट्स का डीवी करवाना है, तो उसकी अरेंजमेंट भी करनी होगी। हालांकि वीडियो पटवारी में जल्दी जल्दी हो गया क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी कम थी, लेकिन इसके लिए ज्यादा व्यवस्था चाहिए सरकार को, डिपार्टमेंट्स को। तो उसको देखते हुए इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो निश्चित तौर पे हो सकता है आपको 2 या 3 महीने का समय आराम से डीवी के लिए शेड्यूल के लिए देखने को मिलेगा। यानी मार्च में, अप्रैल में संभव है, मार्च अप्रैल में डीवी का शेड्यूल आए और उसी समय आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो पॉसिबल यही है कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स मार्च तक आपके अपने कंप्लीट जरूर करवा लें, जो भी है। ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स है नहीं, मेन तो एक आपका जो मूल निवास है ये अपडेटेड होना चाहिए। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस है तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगभग सेम ही रहते हैं, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और इसी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।